आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 3 अणु और परमाणु एटम और मॉलिक्यूल्स को समझेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में हम परमाणु और अणुओं के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है महर्षि कनाड नाम के जो दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक, उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं, और इन कणों को यदि और छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी मिलती है जब कणों को पुनः विभाजित यानी कि और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। अविभाज्य का मतलब होता है जिसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सके। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक और भारतीय दार्शनिक थे पकुधा कात्यायान, उन्होंने भी इस मत को और डिटेल में समझाया। उन्होंने कहा कि ये जो कण होते हैं ये सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, यानी कि मुक्त अवस्था में ये कण नहीं पाए जाते, ठीक है, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय एक और ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने भी सुझाव दिया और कहा कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, यानी कि किसी पदार्थ को छोटे पार्ट्स में तोड़ते जाएं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु अर्थात जो विभाजित ना किया जा सके कहा था। तो इन सभी दार्शनिकों की बातों को हम यहाँ पर एक बार समझेंगे डिटेल में। यानी कि जो परमाणु होते हैं वो कैसे बनते हैं। परमाणु होता है एक सबसे छोटा पार्ट, राइट, और जो परमाणु होता है दो या दो से अधिक परमाणु, उनसे मिलकर के बनते हैं अणु, और अणुओं से मिलकर के बनते हैं पदार्थ। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर एक वॉल है। वॉल किससे मिलकर बनी है? ब्रिक्स से मिलकर के बनी हुई है। वॉल को जब हमने छोटे पार्ट्स में तोड़ा तो हमें मिली यहाँ पर एक ब्रिक, ठीक है, ऐसी बहुत सारी ब्रिक्स मिली हैं यहाँ पर। तो वॉल को छोटे पार्ट्स में तोड़ने पर हमें मिला और छोटा पदार्थ, राइट, और उस छोटे पदार्थ को जब हमने और छोटे पार्ट्स में तोड़ा यानी कि विभाजित करा तो हमें मिले अणु, और अणुओं को और छोटे पार्ट्स में विभाजित करने पर मिले परमाणु यानी कि एटम, और इस एटम को इससे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यानी कि जो परमाणु होते हैं उनसे मिलकर के बनते हैं अणु, और अणुओं से मिलकर के बनते हैं पदार्थ। 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच के डिफरेंस को समझा था, और ये पता लगाया था कि तत्व कैसे और क्यों रिएक्ट करते हैं, और तत्वों के रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, क्या प्रोडक्ट मिलता है। साइंटिस्ट A.L. लवाइजर ने रासायनिक संयोजन के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम दिए थे जिसने केमिस्ट्री को बहुत ही महत्वपूर्ण बेस प्रदान किया था, जिसका फर्स्ट लॉ है रासायनिक संयोजन का नियम। इसको भी 2 पार्ट्स में बांटा गया था, एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें बताता है कि जब रासायनिक परिवर्तन यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो क्या अंत में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, या उस प्रोडक्ट का जो द्रव्यमान है वो उन जो रिएक्टेंट्स थे जिन्होंने क्रिया करी थी उन दोनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर ही होता है। तो बच्चों प्रयोगों द्वारा इन्होंने सिद्ध कर दिया था कि जो द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है यानी कि ना तो द्रव्यमान क्रिएट किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान खत्म किया जा सकता है, यानी कि द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है क्रिया के दौरान। यानी कि जितना द्रव्यमान रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही द्रव्यमान प्रोडक्ट का भी होता है। इसको यहाँ हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। जो एक्सपेरिमेंट दिया गया इसको प्रूफ करने के लिए वो हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास X और Y दो अलग अलग केमिकल्स हैं। दोनों केमिकल्स को 10 मिलीलीटर पानी में घोल करके एक विलयन रेडी किया गया। उसके बाद इस विलयन को यहाँ पर X विलयन को टेस्ट ट्यूब के अंदर और जो Y विलयन है उसको बीकर के अंदर रखा गया, राइट। इसको हमने पानी के अंदर घोला हुआ है, और ऐसे ही X विलयन को भी, X जो विलय था उसको भी विलयन बनाया है। कैसे बनाया विलय, जो हमने लास्ट चैप्टर में समझा था, विलायक में डाल करके, ठीक है। तो X और Y दो हमारे पास जो है विलयन अब रेडी हो गए हैं।
अब X जो है उसको टेस्ट ट्यूब में इस तरह से रखा हुआ है और टेस्ट ट्यूब को एक थ्रेड से इस तरीके से यहाँ पर बांधा हुआ है और यहाँ पर बीकर के मुंह पर लगी हुई है कार्क। ठीक है, अभी यहाँ पर थ्रेड से इसको ऐसे बांधा गया है कि जो टेस्ट ट्यूब है वो बीकर के अंदर, यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो केमिकल है वो बीकर के अंदर वाले केमिकल से रिएक्शन ना कर सके, यानी कि टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन होगी। तो इसको इस तरीके से सेट किया गया है यहाँ पर, और ऐसा सेट करने के बाद करा है इसका मेजरमेंट, किसका, वेट का। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को माप लिया कि इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको लूज़ कर देंगे यहाँ थ्रेड से, और लूज़ करने के बाद क्या होगा कि ये टेस्ट ट्यूब के अंदर का जितना भी लिक्विड है, जितना भी केमिकल है, वो सारा बीकर के अंदर, यानी कि जो वाई केमिकल है उसके साथ रिएक्शन करेगा। और जब ऐसा होगा उसके बाद फिर से इसका जो है द्रव्यमान नापेंगे कि द्रव्यमान कितना है। तो ऐसा करने पर पाया गया कि जो रिएक्शन होने से पहले का जो द्रव्यमान था वो, और रिएक्शन होने के बाद का जो द्रव्यमान है वो दोनों ही द्रव्यमान एक दूसरे के बराबर थे, यानी कि किसी भी अभिक्रिया से पहले का और अभिक्रिया के बाद का जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है, द्रव्यमान में कोई भी बदलाव नहीं आता। अब यहाँ पर कार्क क्यों लगाई गई है? कार्क लगाने का कारण है कि ये जो केमिकल्स हैं ये किसी भी एनवायरमेंटल गैस के साथ रिएक्शन ना कर सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, यानी कि ना तो द्रव्यमान को क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही विनाश होता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। इसके बाद हम समझेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो बच्चों, लवाइजर और अन्य साइंटिस्ट ने भी इस बात को बताया कि जो यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बना होता है, यानी कि रिएक्शन के बाद बना हुआ जो यौगिक होता है उसका जो अनुपात होता है, यानी कि उसके अंदर तत्वों का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, वो स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसको बनाया हो। यानी कि किसी भी स्थान पर ये यौगिक यदि रेडी किया गया है तो उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका जो रेशो है, इसके अंदर जो तत्व हैं उनका जो रेशो है वो हर जगह पर सेम ही रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। यदि यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो 1:8 ही होता है। कैसे इसको समझते हैं? जल कैसे बनता है? H2O, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब एक ऐसा भी पानी हो, ठीक है, पानी का फॉर्मूला जो है वो H2O ही होता है। अब H जो है उसका एटॉमिक मास होता है 1, और क्योंकि यहाँ पर इसके 2 एटम्स हैं तो कितना होगा 2 × 1 यानी कि 2। और ऐसे ही जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास होता है 16, राइट, तो 2:16। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1:8। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो 1:8। अब हम यदि पानी के 2 एटम्स ले लें, 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, तो H कितना हो जाएगा? यहाँ पर H के होंगे यहाँ पर 4, ठीक है, और O के कितने होंगे? O के होंगे हमारे पास 2, क्योंकि बाहर हमने 2 लिया है। हम इसका चेक कर रहे हैं कि जो रेशो है वो स्थिर रहता है या नहीं। अब हमने इसके क्योंकि 4 लिए हैं और H का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, तो 4 × 1 = 4 यानी कि 4, और O का होता है कितना? 16, तो 16 × 2 = कितना हुआ? 32, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, तो यानी कि 1:8। तो यहाँ पर भी हमें मिला 1:8। तो H2O का जो अनुपात है, इसके अंदर जो तत्व मिले हुए हैं उनका जो रेशो है वो हमेशा 1:8 ही रहता है। ऐसे ही अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों को सदैव 14:3 के रेशो में ही पाया जाता है, बेशक ये किसी भी स्रोत से ली गई हों। तो बच्चों, यहाँ से हमें स्थिर अनुपात के नियम का पता चलता है, क्योंकि जो निश्चित अनुपात है उसका नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक ही निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं।